हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और जिसका शीर्षक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं, देश का प्रथम नागरिक। तो आर्टिकल 52 और 53 में राष्ट्रपति के पद के बारे में व्याख्या की गई है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही विल गवर्न डायरेक्टली और बाय हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो विशेष रूप से अर्हता हैं वो ये है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो योग्यता संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है वो योग्यता उनमें होना चाहिए, और मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। लेकिन प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड अगेन, मतलब दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो विधान है वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, स्पीकर या पीएम या केंद्र के मिनिस्टर्स या राज्य के मिनिस्टर्स, अगर वो सीधे प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवारी घोषित करना चाहते हैं तो बिना पद त्याग किए हुए वो अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, उन्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। और जब मान लीजिए कि वो प्रेसिडेंट पद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो पूर्व पद है वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 1997 में एक संशोधन के द्वारा ये बताया गया कि अगर कोई प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 50 निर्वाचित मेंबर और 50 निर्वाचित मेंबर का समर्थन होना चाहिए, मतलब प्रपोजल होना चाहिए, और 50 निर्वाचित मेंबर का सेकेंडेड होना चाहिए, मतलब समर्थन होना चाहिए। और ये निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के हो सकते हैं। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, अब यहां पर यह बात रेखांकित नहीं किया गया है क्या ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया वो नेचुरल होगा। नेचुरल सिटीजन मतलब ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ है या उसके पूर्वज हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो ऐसा कोई व्याख्या नहीं है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति सिटीजन ऑफ इंडिया इवन एक्वायर्ड सिटीजनशिप के आधार पर भी हो सकता है। एक्वायर्ड, मान लीजिए कोई व्यक्ति श्रीलंका का रहने वाला है और उसने भारत की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है तो वो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन अमेरिका में यह प्रावधान है कि जो अमेरिकन पेरेंट से जो पैदा हुए हों और पिछले 14 बरस से अमेरिका में रह रहे हों, फॉर द पास्ट 14 ईयर्स,
वही अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं, मतलब उनकी उम्मीदवारी हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारे यहाँ केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुने गए, 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक। इसके बाद कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुना नहीं गया है। लेकिन संविधान में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार चुना जाएगा, तो इस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाबंदी है, और वह है कि सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे। माने 4 साल का उनका एक कार्यकाल का मियाद होता है, टेन्यूर फॉर 4 इयर्स। और अगर वो दोबारा चुने जाते हैं तो 8 इयर्स के कार्यकाल होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं, इसके पूर्व हमने जो वीडियो बनाया था कि हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, उसमें हमने विस्तार से इसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। आर्टिकल 54, और इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण किया जाता है, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 54 में बताया गया है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो चुने हुए सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं। और साथ साथ यूनियन टेरिटरीज, तो दोस्तों यूनियन टेरिटरीज जहां पर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली या पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर, इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। जो जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, जो साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल वर्क में जिनकी बहुत ज़्यादा ख्याति या प्रसिद्धि हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे देश के संविधान में जो इसका जो आधारभूत संरचना है वो है फेडरल, माने संघात्मक। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से ये एकात्मकता यानी यूनिटरी इन स्पिरिट हो सकता है, जिसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में व्याख्या कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो चुनाव में भाग लेते हैं, उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है। और वो क्या है? जो प्रक्रिया है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब ये होता है हिंदी में समानुपातिक प्रतिनिधित्व, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधि
या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फार्मूला को उपयोग किया जाता है और इसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और इसके लिए एक फार्मूला तय किया गया है कि एमएलए के वोट का क्या महत्व होगा। तो जो टोटल वोट्स ऑफ एन एमएलए इन ए स्टेट ऑब्लिक यूटी यूनियन टेरिटरी का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन, और इसके बाद और डिवाइडेड बाय जो इसका कोसेंट आएगा उसको डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे टोटल वोट्स ऑफ एमएलए का मान निकल जाएगा, मतलब वैल्यू निकल जाएगा। और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ एमपीज, टोटल वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट, मतलब प्रत्येक स्टेट का जो एमएलए का जो वोट्स का वैल्यू है वो अलग अलग होगा। सिक्किम का बहुत कम होगा, यूपी का बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिक्किम में पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उससे जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, और उसके बाद जो क्वोशेंट आएगा उसमें 1000 से भाग देंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज इन ए पर्टिकुलर स्टेट के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। और सारे स्टेटों के जो वैल्यू ऑफ वोट्स हैं उनको जोड़ने के बाद में उसको अगर टोटल नंबर ऑफ एमपी से अगर भाग देते हैं तो हमें टोटल वोट्स ऑफ एमपी मिल जाएगा। और कोशिश ये किया गया है कि टोटल वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट जो होगा और टोटल वोट्स ऑफ जो एमपीज होगा पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा के, उनके वोटों के मान लगभग समान हो। तो इस तरह से हमारे संविधान के द्वारा दो बातें की गई हैं। पहला कि राज्यों को भी उसी तरह से महत्व दिया गया है जितना कि केंद्र सरकार को या पार्लियामेंट को, माने स्टेट असेंबलीज को भी उतना ही महत्व है जितना कि पार्लियामेंट को महत्व दिया गया है। तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है और जिसका पालन संविधान के निर्माताओं ने किया। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली क्यों किया गया, परोक्ष रूप से क्यों किया गया, डायरेक्टली क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है, और इसके तहत में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो टिटुलर या नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिस तरह से इंग्लैंड के संविधान में है, जहाँ की रानी या राजा नाम मात्र के हेड ऑफ द स्टेट हैं, क्योंकि उन्होंने सारे पावर वक्त के साथ में डेलीगेट कर दिया मंत्रिपरिषद को, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता तो उसमें यह संभावना थी कि राष्ट्रपति पावरफुल हो जाता और वो पावर एग्जर्ट करने की कोशिश करता। तो ऐसी स्थिति में टसल होने की संभावना थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया है, मतलब गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर या पीएम, और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो है। और तो ऐसी से अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो पॉपुलर मैंडेट्स के द्वारा अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता, जैसे कि एमपीज का चुनाव होता है और जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है,
तो ऐसी परिस्थिति में यह संभावना थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में टसल हो जाता, डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते पावर को मोबिलाइज करने के लिए। तो इस स्थिति से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के लिए इनडायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था किया। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने स्टेट असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधि को भी इसमें शामिल किया। क्यों? कि यह भी हो सकता था कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट के सदस्य, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते तो ऐसी भी संभावना थी कि जो सरकार मेजॉरिटी में है लोकसभा और राज्यसभा में, वो आसानी से अपने कैंडिडेट को राष्ट्रपति का पद जितवा सकता था या पद पर पहुंचा सकता था। उनके लिए बड़ा आसान काम होता। तो यह भी संभावना है कि बहुत सारे राज्य में उस सत्ताधारी पार्टी के पास में बहुमत ना हो, तो सभी राज्यों को भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको गवर्नमेंट में अपनी बात कहने का मौका मिले। इसीलिए एमएलएज को भी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया, जिससे कि यह भी हो सकता है कि एक संभावना यह भी है कि मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट में तो बहुमत है, लेकिन अधिकांश स्टेट में बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो रूलिंग पार्टी अगर अपने कैंडिडेट को चुनाव जितवाना चाहता है तो उसे जो अपोजिशन लीडर्स जो विभिन्न स्टेट में मेजॉरिटी में हैं या उनकी सरकार चल रही है, उससे उनको वार्ता करना होगा, उनसे अपने पक्ष के लिए वोट मांगने पड़ेंगे। और इस तरह से एक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी विल डेवलप, ए काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कॉन्फ्रोंटेशन के बदले में, कॉन्फ्रोंटेशन ना हो करके, संघर्ष ना हो करके कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने का काम भारतीय संविधान के द्वारा किया जा रहा है। और इस पद्धति को अपनाने से फायदा यह है कि केंद्र और राज्य में किसी प्रकार का विद्वेषता पैदा नहीं हो। जिस प्रकार की विद्वेषता कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका में हुआ था, और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था जिसमें कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से लड़े थे और ऐसा प्रतीत होता था कि अमेरिका दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1865 में। तो ऐसी नौबत हिंदुस्तान में नहीं आए, क्योंकि हिंदुस्तान एक विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, गोत्र के लोग रहने वाले हैं और सबके अलग अलग कल्चर भी हैं विभिन्न राज्यों के। तो उसमें तालमेल बैठाने के लिए इस प्रकार की पद्धति को अपनाया गया ताकि जो राष्ट्रपति का जो पद हो वो विवादों से ऊपर हो, एबव द कंट्रोवर्सी, और
ऐसा प्रतीत हो कि राष्ट्रपति किसी एक सरकार का या रूलिंग पार्टी का ही नुमाइंदा नहीं है, बल्कि वो सभी का नुमाइंदा है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, सभी धर्म, जाति, गोत्र, वंश, संस्कृति के रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया। एक क्वेश्चन यह भी उठता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो पद कैसे खाली हो सकता है? उसके लिए 3-4 शर्तें हैं। पहला, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ तो दोस्तों, राष्ट्रपति के पद खाली होने के 3-4 सिचुएशन हैं, परिस्थितियां हैं। और वो क्या है कि मान लीजिए कि उनका डेथ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी, और या वो रिजाइन कर दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में रिजाइन किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। दोस्तों, मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ध्यान रहे कि राष्ट्रपति जब भी इस्तीफा देगा तो उसे वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना होगा। तीसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाए, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव होना संभव नहीं है। मान लीजिए देश में आपातकाल लग गया है या देश किसी बाहरी आक्रमण से जूझ रहा है और इलेक्शन कमीशन इस स्थिति में नहीं है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करा सके, तो ऐसी स्थिति में जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होगा वही कंटिन्यू करेगा अगर चुनाव नहीं होता है तो। लेकिन अन्य परिस्थितियों में, जैसे कि डेथ के कारण या रेजिग्नेशन के कारण या इन केस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है और जैसा कि मैंने बताया कि दोनों सदनों से अगर 2/3 बहुमत के साथ में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है और तब उस वैकेंट पद के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए काम करेगा, राष्ट्रपति के पद का काम करेगा, तो वह चेयरमैन ऑफ राज्यसभा माने एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में काम नहीं करेगा। मतलब वो सोलली राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और जो राष्ट्रपति को इम्यूनिटीज मिली हुई हैं, जो प्रिविलेज मिले हुए हैं, उन सभी प्रिविलेज का उपयोग उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। संविधान में यह उपबंध है कि एज फार एज पॉसिबल अगर डेथ या रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट के आधार पर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो एज फार एज पॉसिबल विद इन 6 मंथ, राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाएं। और राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और इस 6 महीने के दरमियान ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन पूरा हो जाना चाहिए। उस समय तक के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। हेलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, उन्हें पदच्युत कैसे किया जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया अपनाई गई है और
इसके लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाना होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। इन दोनों के आधार पर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग आइदर ऑफ द 2 हाउसेज में कहीं भी शुरू किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में ये प्रोसीडिंग्स शुरू करना है या लोकसभा में शुरू करना है तो इसके लिए 14 दिन 14 डेज का प्रायर नोटिस देना होगा। और अगर ये राज्यसभा में शुरू होता है तो कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा नोटिस देना होगा। अगर लोकसभा के द्वारा शुरू किया जाता है तो 100 मेंबर्स के द्वारा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट माने एमपी के द्वारा ये नोटिस देना होगा। इसके बाद में तथ्यों की जांच की जाएगी। संबंधित हाउस उस तथ्य को जांच करेगा और जांच करने के बाद इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी और उसमें प्रेसिडेंट को यह अख्तियार है, जिनके खिलाफ में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू की गई है, कि वो स्वतः या अपने अटॉर्नी या अपने एडवोकेट को अपने डिफेंड के लिए वहां प्रस्तुत करें जो उनके पक्ष प्रस्तुत करेगा। और यही प्रक्रिया लोकसभा में भी अपनाई जाएगी, लेकिन इसके लिए राज्यसभा में या लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज, मतलब जैसे कि राज्यसभा में अभी 250 अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। मान लीजिए कि जिस समय में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू की जा रही है उस समय में 240 सदस्य माने इफेक्टिव स्ट्रेंथ राज्यसभा की है, तो इसका आधा 120 और प्लस 1 माने 121 सदस्य का तो होना ही चाहिए। और साथ साथ अगर मान लीजिए उस दिन 200 सदस्य राज्यसभा में बैठे हैं जब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, तो उसका 2/3 भाग मतलब 134 134 माने 121 तो होना ही चाहिए, प्लस 2/3 मेजोरिटी के लिए 134 माना अधिकतम 134 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह की प्रक्रिया लोकसभा में भी अपनाई जाएगी। और यदि लोकसभा में भी ये प्रस्ताव मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ एमपीज से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से उन्हें इस्तीफा देना होगा। अमेरिका के संविधान में थोड़ा सा अलग परिपाटी है और वहां पर ट्रीजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम एंड मिस डिमीनर्स, ये 3 चीज की व्याख्या वहां की गई है। लेकिन हाई क्राइम एंड मिस डिमीनर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। वहां पर जब भी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शुरू की जाएगी और वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद वह प्रस्ताव सीनेट में जाएगा और सीनेट में चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका की अध्यक्षता में लगाए गए आरोप की जांच की जाती है और उसके बाद संतुष्ट होने पर
2/3 मेजोरिटी से सीनेट में पास कराना होगा। अमेरिका में अभी तक 3 राष्ट्रपति के खिलाफ में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू की गई है और तीनों इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग फेल हो गए हैं। से विल्सन, एंड्रयू विल्सन, (1868) में, और क्लिंटन 2010 में, और डोनाल्ड ट्रंप जो अब वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ 2020 में, इसी साल इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू की गई थी और तीनों महाभियोग प्रस्ताव फेल हो चुके हैं। हिंदुस्तान में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर को संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। इसका सिर्फ और सिर्फ यह मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है, मंत्रिपरिषद की बात नहीं मानता है, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच में टकराव उत्पन्न होता है, विधेयक पर दस्तखत नहीं करता है, अगर असंवैधानिक प्रक्रिया को राष्ट्रपति के द्वारा पालन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, यही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति में भी लागू होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ राज्यसभा के मेंबर के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, वहीं ओरिजिनेट करेगा और यहां प्रस्ताव पारित होने के बाद में लोकसभा में उसे कंकरेंस के लिए, उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है कि महाभियोग प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है तो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले राज्यसभा में ओरिजिनेट करेगा और वहां से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही वो लोकसभा में भेजा जाएगा और उसकी सहमति प्राप्त अगर हो जाती है सिंपल मेजॉरिटी से, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अपनाई जाती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, उसका संचालन करता है। भारत निर्वाचन आयोग। लेकिन जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट हो, कोई आरोप लगाए, तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। वहां पर इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं दिया गया है, जैसा कि एमएलएज और एमपीज के चुनाव के संबंध में इलेक्शन कमीशन को अधिकार है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को जांच करने का पावर, इंक्वायरी करने का पावर कि चुनाव सही ढंग से अपनाया गया है या मैल प्रैक्टिसेस किए गए हैं या भ्रष्टाचार किया गया है, तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है। अगर जांच में सुप्रीम कोर्ट यह पाता है कि हां, राष्ट्रपति के चुनाव में मैल प्रैक्टिसेस अपनाया गया था, इलेक्शन लॉज का पालन नहीं किया गया था, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को पद से बर्खास्त किया जा सकता है, माने उनका पद जो है, उनका इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा और उस स्थिति में भी उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस चेक्स एंड बैलेंसेस पद्धति को अपनाया गया है ताकि किसी प्रकार से किसी परिस्थिति में डिक्टेटरशिप का उदय नहीं हो, मतलब तानाशाही का उदय नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी विंग
जो 3 विंग हैं गवर्नमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों विंग अपने आप में इतने ज़्यादा प्रभावशाली ना हो जाएं कि वो दूसरे विंग को दबा दें, उनको इनइफेक्टिव कर दें, और कोई व्यक्ति पूरे शासन तंत्र को अपने हाथ में हथिया ले, जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी में और मुसोलिनी ने इटली में किया था सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने चेक्स एंड बैलेंसेस पद्धति को अपनाया। और वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया है। सारे जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन हैं, वो सारे काम प्रधानमंत्री और उनके अधीनस्थ जो कैबिनेट मेंबर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सारे पावर को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट किया जाता है या कोई भी कानून ऑर्डर जारी किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, माने रियल एग्जीक्यूटिव के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो वो हस्ताक्षर के लिए कहाँ आएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आएंगे। और जब तक वो हस्ताक्षर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं होगा, तब तक वो ऑर्डर कानूनी नहीं माना जाएगा, वो गैर कानूनी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त लेजिस्लेचर में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं या लोकसभा कहते हैं, और राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का जो तीसरा अंग है वह है प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि जो भी दोनों हाउस से जो भी कानून पास होंगे वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे हस्ताक्षर के लिए। यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर दस्तखत नहीं करता है तो वह कानून पास नहीं होगा और वो बिल कानून का रूप अख्तियार नहीं करेगा। यहां पर जो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति डुअल फंक्शन माने द्वैत नियंत्रण करता है। पहला एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण करता है, दूसरा लेजिस्लेचर पर नियुक्ति करता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? कि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि पार्लियामेंट का मतलब इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होता है, तो अमेरिका में ऐसा कोई विधान नहीं है। वहां कांग्रेस की अलग सत्ता है और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की अलग सत्ता है, और वो कांग्रेस के हिस्सा नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज नॉट ए पार्ट ऑफ कांग्रेस। वो कैसे? इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मान लीजिए किसी विधेयक को कांग्रेस ने पास कर दिया, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के द्वारा पास कर दिया गया, और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। पहला, वो बिल पर स्वीकृति दे देगा और ऐसी स्थिति में वो कानून का रूप ले लेगा। दूसरा, यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास रख ले, रोक ले, विथ होल्ड कर ले, और ऐसी स्थिति में और 10 दिन से ज्यादा कर ले। अगर हाउस माने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेशन में है और 10 दिन तक राष्ट्रपति ने कुछ भी नहीं उस पर कार्रवाई किया, माने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट
दोनों दोबारा से उसको 2/3 बहुमत से पास करेंगे और जब दोनों हाउस से वो विधेयक पास हो जाएगा तो वो कानून का शक्ल अख्तियार कर लेगा बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के। लेकिन हमारे यहां दोस्तों जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किसी विधेयक पर नहीं होंगे तब तक वो विधेयक एक्ट या कानून नहीं बन सकता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को जुडिशियल पावर भी है। जुडिशियल पावर कैसे कि वो चीफ जस्टिस को नियुक्त करता है और चीफ जस्टिस के सलाह पर अन्य जजों की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। उसके पास में पार्डन का अधिकार है जो कि किसी दूसरे फंक्शनरी के पास नहीं है, कि जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट, इस मृत्युदंड। राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो मृत्युदंड को माफ कर सकता है, या कम्यूटेशन, ऑफ पनिशमेंट, या रिट्रीव, या कुछ दिनों के लिए सजा को सस्पेंड कर सकता है, या रिमिशन, सजा में सजा में छूट दे सकता है। तो ये सब पावर राष्ट्रपति के पावर हैं। हालांकि राष्ट्रपति जब भी ये कार्रवाई करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह जरूर लेगा और इसके लिए राष्ट्रपति का अपना भी ओपिनियन काउंट करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति है वो रबर स्टाम्प नहीं है। इन स्पाइट ऑफ 44th अमेंडमेंट, 44वें संशोधन के बाद भी राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है। जिस तरह से इंग्लैंड की महारानी रबर स्टाम्प है और उन्होंने 1707 के बाद पार्लियामेंट से, इंग्लैंड के पार्लियामेंट से पास हुए किसी भी कानून को दस्तखत करने से मना नहीं किया। मतलब वहां एक कन्वेंशन पैदा हो गया है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास किया गया है तो इंग्लैंड के राजा या महारानी को दस्तखत अनिवार्य रूप से करना होगा। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर कोई विधेयक पार्लियामेंट के द्वारा पास हो जाता है तो वो दोबारा कंसिडरेशन के लिए पुनः पार्लियामेंट को भेज सकता है और अपना मैसेज दे सकता है, अपने सुझाव दे सकते हैं। और अगर दोबारा पार्लियामेंट के द्वारा उसी विधेयक को विथ अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास में दस्तखत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और जैसे कि राष्ट्रपति के पावर कब बढ़ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी जनरल चुनाव के बाद में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले, सपोज नो पार्टी अगर चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अख्तियार है कि वो देखे कि किस व्यक्ति के पास में या किस पार्टी के पास में या किस कोलिशन ऑफ पार्टीज के पास में बहुमत है और उस व्यक्ति को जिसके पास में बहुमत है या बहुमत होने की संभावना है उसको वो प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिला सकता है और इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। ये बात अलग है कि राष्ट्रपति द्वारा जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई है
अगर वो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। जैसा कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन 13 दिन के बाद आफ्टर 13 डेज जब गवर्नमेंट ने विश्वास मत प्राप्त करने की कोशिश किया तो उसे लगा कि वो अल्पमत में है और इसलिए विदाउट वोटिंग वाजपेयी जी को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा और वो सीधे राष्ट्रपति के पास अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिए और इस तरह से सरकार भंग हो गई। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, तो इसके पहले एग्जीक्यूटिव पावर की व्याख्या करने से पहले हमें आर्टिकल 74 के बारे में समझना होगा। और आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the Prime Minister at the head to aid and advise the President of India। तो और उसके बाद में यह है कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो सलाह या परामर्श दिए जाएंगे उसको उस सलाह और परामर्श को मानने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड है। लेकिन 44वें संशोधन में यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो दोबारा से उसको रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में भेज सकता है उस सलाह को या उस ऑर्डर को या उस विधेयक को। तो ऐसी स्थिति में अगर मंत्रिपरिषद दोबारा से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास में भेजता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को दस्तखत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इवोल्यूशन हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का जो स्थान होता है, अगर थ्योरेटिकल माने तो प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स का। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में संवैधानिक पद का इवोल्यूशन होता गया और आज की वर्तमान स्थिति यह है कि प्राइम मिनिस्टर इज द पाइवोट अराउंड विच ऑल द मिनिस्टर्स रिवॉल्व। तो प्राइम मिनिस्टर प्रशासन की एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर मंत्री चक्कर काटते हैं और यह संभव हो पाया है प्राइम मिनिस्टर के व्यक्तित्व, पीएमओ के गठन से और एज ए लीडर ऑफ द कंट्री उनका रुतबा बढ़ते गया और शुरुआती दिनों से ही एक से एक दिग्गज प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में हुए, जिसके कारण से प्राइम मिनिस्टर के पद का महत्व दिन ब दिन बढ़ता गया और अन्य मंत्रियों के पद या उनकी ताकत घटी है। इस तरह से अब दोस्तों हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में आपको बताने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कार्यपालिक जो अधिकार है प्रेसिडेंट का, उसके तहत में जो भी आदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से जारी किए जाते हैं और इसी के तहत में प्रेसिडेंट को ही अपॉइंट्स
तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो मेजॉरिटी बहुमत दल का नेता होता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के जो अध्यक्ष और उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जितने भी संवैधानिक पद हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि ये नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी है, और जैसा कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो कमांडर इन चीफ माना आर्मी का मुखिया है। आर्मी मतलब 3, इन्फेंट्री, नेवी, एयरफोर्स, इनका मुखिया है। और उसी तरह से ब्रिटेन की महारानी भी कमांडर इन चीफ है ब्रिटेन की। लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध करे या आक्रमणकारी को मुंहतोड़ जवाब दे, लेकिन ये सारे काम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेगा। जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके तहत कोई भी विधेयक कानून बनने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद ही वो विधेयक कानून बन सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का या अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी करने का पावर है। और जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो उस स्थिति में ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अगर देश में एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और तत्काल सेशन, दोनों हाउस के सेशन लागू नहीं किए जा सकते हैं, उनको बुलाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और उस अध्यादेश का महत्व कानून के ही बराबर होगा। और यह अध्यादेश हाउस के चालू होने पर 6 वीक तक इफेक्टिव रहेगा। 6 सप्ताह तक इफेक्टिव रहेगा। दोनों हाउस के चालू हो जाने पर, सेशन होने पर, उसके बाद 6 सप्ताह तक ये ऑर्डिनेंस लागू होगा। और अगर 6 सप्ताह के पहले इस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया जा सका तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डिनेंस फेल हो जाएगा, मतलब उसका कानूनी महत्व समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऑर्डिनेंस का जो म्याद होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के 2 सेशन में कम से कम 6 महीने के अंदर में से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और कोई अगर ऑर्डिनेंस जारी होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 मंथ प्लस 1.5 मंथ माने 6 वीक। तो
ऑर्डिनेंस का जो इफेक्टिवनेस रहेगा, इनफोर्स रहेगा, वो 7.5 महीने का रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मनी विधेयक, मनी बिल बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के लोकसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि प्रत्येक साल वो बजट सरकार के द्वारा जो पेश की जाती है वो राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद से पेश की जाती है। इसके अतिरिक्त जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो फर्स्ट सेशन में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है और उसमें नए गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में राष्ट्रपति व्याख्यान प्रस्तुत करता, अपना संबोधन देता है। और इसी तरह से हर साल नए सेशन में भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को सेंट्रल हॉल में उनको संबोधित करता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताता है। तो ये सब राष्ट्रपति के विधायी संबंधी अधिकार हैं, लेजिस्लेटिव पावर हैं। राष्ट्रपति को संसद बुलाने, संसद के बुलाने या सत्र के अवसान, जिसको अंग्रेजी में प्रोरोगेशन कहते हैं, प्रोरोगेशन, या लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार भी है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू डिसॉल्व तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति को संसद को बुलाने और सत्र के अवसान करने या लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, उस सत्र को अवसान करने, जिसको प्रोरोगेशन बोलते हैं, और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है। लेकिन लोकसभा को भंग करना मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार भी है। तो वीटो कौन कौन सा है? जब भी कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो उसके बाद में विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। तो प्रजातंत्रीय प्रणाली में जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास में वीटो का अधिकार होता था। जैसे कि 1707 से पहले इंग्लैंड के राजा के पास वीटो का एब्सोल्यूट वीटो का अधिकार होता था और अगर कोई विधेयक उसके हिसाब से सही नहीं है तो वो दस्तखत करने से मना कर देता था। लेकिन इस 1707 के बाद में ऐसा कन्वेंशन इंग्लैंड में डेवलप हुआ कि अब किसी भी विधेयक को राजा या रानी के द्वारा मना नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसे दस्तखत करना ही होगा। तो इंग्लैंड के महारानी को किसी प्रकार का एब्सोल्यूट वीटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी एब्सोल्यूट वीटो का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को
कुछ मामले में एब्सोल्यूट वीटो का अधिकार है। अब इसको मैं व्याख्या इस तरह से करता हूं कि मान लीजिए कोई विधेयक संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के पास गया, तो या तो राष्ट्रपति एसेंट करेगा, मतलब स्वीकृति देगा, तो कानून बन जाएगा। दूसरा, वो विथ होल्ड करेगा, माना स्थगित करेगा। और तीसरा, वो रिकंसिडरेशन के लिए पुनः संसद के पास में भेजेगा, विथ मैसेज के साथ में भेज सकता है। तो अगर मान लीजिए कि उसने एसेंट दे दिया, मंजूरी दे दिया, तो वो कानून हो गया। अगर रिकंसिडरेशन के लिए उसने भेजा और संसद ने बिना किसी अमेंडमेंट के कानून को पास कर दिया, दोबारा पास कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास में दस्तखत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति भी हो सकती है, जिसमें कि राष्ट्रपति उस कानून को, मतलब उस विधेयक को अपने पास अपने डेस्क पर रख ले और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में अनलिमिटेड पावर है। वो कैसे है कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में पॉकेट वीटो का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए है, क्वालिफाइड वीटो उसको बोलते हैं। लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में पॉकेट वीटो का अधिकार अनलिमिटेड है, क्योंकि उसमें संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति कितने दिन के बाद में दस्तखत करेगा। यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति जैसे प्राइवेट बिल कोई पास हो गया दोनों सदनों से, और राष्ट्रपति यह समझता है कि यह प्राइवेट बिल देश हित में नहीं है, तो वो उस पर दस्तखत नहीं करेगा और उसको पॉकेट वीटो की तरह इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों से कोई कानून पास कराया हो, कोई विधेयक पास कराया हो, और राष्ट्रपति को यह समझ में आ गया है कि ये जो गवर्नमेंट है उसको मेजॉरिटी प्राप्त नहीं है और सरकार गिरने वाली है, तो ऐसी स्थिति में भी वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लेगा और उस पर दस्तखत नहीं करेगा, और वो इंतजार करेगा कि सरकार के गिरने का समय देखेगा कि क्या सरकार गिर रही है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना असर्टिवनेस दिखा सकता है और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। सस्पेंसिव वीटो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में या फ्रेंच राष्ट्रपति के पास में है, जहां पर कि यह बताया गया है कि अगर कोई विधेयक फ्रांस में पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको पुनः दोबारा से कंसीडर करने के लिए भेजता हो, अगर सिंपल मेजॉरिटी से दोनों सदन के द्वारा पास करके राष्ट्रपति के पास में उसी विधेयक को भेजा जाता है, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट को दस्तखत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता और वो कानून का शक्ल अख्तियार कर लेता है। एक और अधिकार जो इंपॉर्टेंट अधिकार है राष्ट्रपति के पास में, उसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अगर किसी स्टेट असेंबलीज के द्वारा कोई कानून पास हो गया है और वो गवर्नर के पास में वो कानून दस्तखत के लिए गया है, तो गवर्नर को यह अख्तियार होगा कि उस कानून को रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट या तो उस पर दस्तखत कर सकता है या उसको विथहेल्ड कर सकता है।
और संविधान में यह भी उपबंध है कि अगर दोबारा से स्टेट असेंबली के द्वारा उसी विधेयक को पास कर दिया जाता है और फिर गवर्नर के द्वारा उसको रिजर्व करके प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेसिडेंट को यह अख्तियार होगा कि वो दस्तखत करे या ना करे या उसको पॉकेट वीटो की तरह रखे। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जहां तक राज्य का मामला है वहां पर प्रेसिडेंट के पावर बहुत ज्यादा है और किसी भी स्टेट के विधेयक को स्कटल किया जा सकता है, रोका जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके अतिरिक्त दोस्तों राष्ट्रपति का जो पावर है वह है सेरेमोनियल। चूंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, वह हिंदुस्तान का सिंबल होता है विदेशों में, तो इसीलिए जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरीज, एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति इंडिया में होती है या इंडिया के द्वारा दूसरे देशों में एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, तो सभी फॉरेन डिग्निटरीज अपने क्रीडेंशियलिटी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और खास करके फॉरेन रिलेशन के मामले में राष्ट्रपति का आज़ादी के बाद से ही विभिन्न राष्ट्रपतियों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है और दूसरे देशों के साथ में अच्छे रिलेशंस डेवलप करने के लिए, आर्थिक गतिविधियों के विकास करने के लिए, इंटरेक्शन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स, इसके लिए राष्ट्रपति ने अक्सर प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी समारोह में राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और जैसे सेना में या सिविल के जो अफसर्स को जो उनको मेडल्स दिए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। देश का सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे जो अलंकरण हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में और लिटरेचर के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में जिनने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है और जिनने देश के लिए महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यह काम भी राष्ट्रपति का है जो कि सेरेमोनियल है और जो उसी तरह से है जिस तरह से ब्रिटेन की महारानी का सेरेमोनियल पद है। तो जैसे ब्रिटेन की महारानी का 3 अधिकार आजकल है, टू वार्न, दूसरा टू गेट टू इन्फॉर्म, माने सरकार को सावधान करना, सरकार को सूचित करना और सरकार को इनकरेज करना, टू इनकरेज। समय समय पर उत्साहित करना, ये 3 काम ब्रिटेन के महारानी के बारे में बताया गया है और ये तीनों काम भारत के राष्ट्रपति के लिए भी लागू होता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वह हेड ऑफ द स्टेट प्लस हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होता है
और रियल पावर एक्सरसाइज करता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का खुद गठन करता है और वो मंत्रिपरिषद कांग्रेस के प्रति कोई जिम्मेवार नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो उनका जो कैबिनेट होता है वो उसकी मंजूरी उन्हें सीनेट से लेना पड़ता है, लेकिन जो रोजमर्रा के काम है या जो कार्यपालिका के काम है हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसमें कांग्रेस की दखलंदाजी नहीं होती है। अगर कांग्रेस में राष्ट्रपति के बहुमत नहीं हो या उनके दल के बहुमत नहीं हो, फिर भी राष्ट्रपति वहां कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रति जिम्मेवार नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में मेजॉरिटी प्राप्त है, उसका विश्वास प्राप्त है। लेकिन ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ नहीं है। अगर कांग्रेस में उसको मेजॉरिटी नहीं है, उसके दल को मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति 4 साल के लिए कंटिन्यू कर सकता है और अपने एग्जीक्यूटिव दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्थान प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के बीच में है। ना तो वह प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरह हेड ऑफ द गवर्नमेंट है या सारी एग्जीक्यूटिव सत्ता उसके हाथ में है, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना होता है एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस। और न ही क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरह वह रबर स्टाम्प है। जैसा कि मैंने बताया कि 1707 के बाद में कोई भी कानून जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुए हैं, माने कोई भी विधेयक जो पास हुए हैं, उसको किसी किंग या क्वीन ने, माने इंग्लैंड के क्वीन या किंग ने कभी मना नहीं किया, उन्होंने दस्तखत कर दिया। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है। उसके पास में बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर हैं और इसके अतिरिक्त उसे पॉकेट वीटो भी मिला हुआ है। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति का पद है हिंदुस्तान में, वो रबर स्टाम्प नहीं है। हालांकि धारा 74 में और 75 में संशोधन के बाद राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उसमें कटौती की गई है, लेकिन उसे रबर स्टाम्प नहीं कहा जा सकता है। उसका अपना एक वजूद है, उसका एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसका एक पॉलिटिकल प्रतिष्ठा है और समय समय पर राष्ट्रपति अपने पावर का, अपने डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करता रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप YouTube पर जाएं और वहां पर AJ स्पेस दें, फिर IS लिखें, I कैपिटल में, A स्मॉल में और S स्मॉल में, फिर स्पेस दें और फिर एकेडमी लिखें। उसमें एक कैपिटल रहेगा और बाकी शब्द स्मॉल रहेंगे और उसके बाद में इंदौर लिखें स्पेस देने के बाद में और सब्सक्राइब करें। आपको सारे अपलोडेड वीडियो मिलेंगे और
जो छात्र यूपीएससी, एमपीपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उन्हें काफ़ी फायदा पहुंचेगा। साथ साथ हमारा प्रयास है कि जो यूपी पीसीएस और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो परीक्षार्थी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और उनमें कुछ जो अतिरिक्त जो कोर्सेज हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो अभी हमारे यहाँ साइंस से रिलेटेड टॉपिक, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक और ह्यूमैनिटीज़ खास करके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोडेड किए जा रहे हैं। आप उनको देखें, सुनें और लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच।